हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 15th ऑफ फरवरी। नो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है। ऑलराइट, सबसे पहले हम बात करेंगे PSLV 52 के बारे में। आपको याद होगा इसके बारे में हमने काफी डिटेल में बात की हुई है। उस टाइम इसको लॉन्च करने की बात की जा रही थी, ठीक है। रिसेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि इसको रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है। तो इसके जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स वगैरह थे, जो इसके अंदर सैटेलाइट्स आ रहे थे, इसके बारे में अगर फिर से हम रिवीजन आर्टिकल की तरह समझ लेंगे इसको कि किसका क्या रोल था, ठीक है। इसको आप इसको रिवीजन आर्टिकल की तरह समझ सकते हैं। ऑलराइट, सेकंड विल टॉक अबाउट कि कर्नाटक का जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंटली अपने स्टेट के अंदर ऑनलाइन गेमिंग को कैंसिल कर दिया है, बैन कर दिया है पूरी तरीके से, ठीक है। उस चीज को कर्नाटक का जो हाईकोर्ट है उसने स्ट्राइक डाउन कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। उसको हम प्रॉपर्ली समझेंगे एक्जैक्टली क्या क्या हुआ है। थर्ड विल टॉक अबाउट लासा फीवर। लासा फीवर एक ऐसा फीवर है जो कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री के अंदर काफी ज्यादा मतलब फैल रहा था, बट ये फैलता हुआ यूके तक पहुंच चुका है, यानी कि यूरोप तक पहुंच चुका है। तो इसके बारे में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, हर एक चीज के बारे में हम प्रॉपर्ली बात करेंगे। फोर्थ विल टॉक अबाउट देयर इज अ नीड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कास्ट सेंसस का डिफरेंट जो डेटाबेस वगैरह है उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। तो रिसेंटली जो हमारा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसने बोला है कि जितना भी हेल्थ का डेटाबेस है हर एक चीज को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट किया जाएगा, और NHA जो है वही खुद ही इस चीज को इंटीग्रेट कर रहा है। तो इसके बारे में हमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट फुकुशिमा वाटर प्लांट। ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो फुकुशिमा जो एक टाइप का पावर प्लांट है जो कि जापान के अंदर प्रेजेंट है, उसका रिसेंटली एक न्यू प्लान आया है, ठीक है। तो क्या है प्लान और क्यों ये प्लान आया है, हर एक चीज के बारे में हम प्रॉपर्ली बात करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं PSLV C52 के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर कि PSLV जो है ये टाइप का रॉकेट का नाम है, ठीक है। PSLV इज कॉल्ड एज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में से ये वो रॉकेट है। देखिए, दिस इज द रॉकेट जिसके थ्रू डिफरेंट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है और अलग अलग ऑर्बिट्स में रखा जाता है। तो देखिए, जो C52 है इसके अंदर 3 मेन सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज EOS-04। इसका मतलब क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। सेकंड जो लॉन्च किया गया है दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायर सैट 1, यानी कि इंस्पायर सैटेलाइट 1। एंड थर्ड वन इज INS-2D। तो इस तीनों के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बस सबसे पहले आपको जो एक चीज पता होनी चाहिए वो ये है कि इसको सन सिंक्रोनस जो ऑर्बिट है उसके अंदर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर इन तीनों ही सैटेलाइट्स को यहां पर लॉन्च किया गया है। ऑलराइट, अब तीनों को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि किसके अंदर क्या था। देखिए, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज EOS-04, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04। तो नाम से पता चल रहा है अर्थ के डिफरेंट चीजों को ऑब्जर्व करेगा। आप इस चीज को लिंक कीजिए आज का जो हमने ट्यूटोरियल डिस्कस किया था उसके साथ। देखिए, आपको याद है हमने आज जियो स्पेशल डेटा के बारे में बात किया था। जियो स्पेशल डेटा का जो काम होता है ना, वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है हर एक चीज का डेटा एक जगह पे वो लाना, ठीक है, एनालाइज करना। सेम काम ये करता है, EOS-04 करता है। तो आप समझ सकते हैं जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वो जियो स्पेशल डेटा को ही कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों चीजों को लिंक कर सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा EOS-04 जिसको लॉन्च किया गया है रिसेंटली, इसका टोटल वेट अराउंड 1700 kg के आसपास है, यानी कि काफी भारी है। अब काफी भारी है इसका मतलब काम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करने वाला है कि क्या इसका मेन काम है। इसका मेन काम ये है कि रडार इमेजिंग सैटेलाइट की तरह ये खुद को यूज करेगा। मतलब क्या है इसका, कि डिफरेंट रडार्स को यूज करके ये इमेजिंग लेगा। देखिए, इमेजेस लेगा किस चीज के, इमेजेस लेगा ये डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी, फ्लड मैपिंग, इन सब चीजों से रिलेटेड। इसका मतलब क्या है, ये जियो स्पेशल डेटा कलेक्ट करेगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा का सारा, ठीक है। और ये हर एक वेदर के अंदर काम कर सकता है। सिंपल वर्ड्स में आई होप आप समझ गए। EOS-04 का मेन काम क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी डेटा है हर एक चीज को वो करना, प्रॉपर्ली कलेक्ट करना और उसके अंदर की हाई क्वालिटी इमेजेस लेना, ताकि उसके थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो है उसको कलेक्ट कर सके और उसको प्रॉपर्ली एनालाइज कर सके। अब जो सेकंड जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है दैट इज कॉल्ड एज INS-2D। INS-2D क्या है, देखिए सबसे पहले तो इसका जो मेन काम है उसको समझिए। टी का मतलब होता है थर्मल, यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो ये एक टाइप का थर्मल इमेजिंग कैमरा की तरह काम करेगा। ये देखिए, इसके अंदर एक टाइप का थर्मल कैमरा है। थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है टेंपरेचर। इसका मतलब क्या है कि ये टेंपरेचर के बेसिस पे ये बेसिकली डिफरेंट टाइप के इमेजेस लेगा। अब देखिए, इसका मेन काम क्या है कि लैंड का जो सरफेस टेंपरेचर है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि किस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लैंड का टेंपरेचर कितना है, इसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेगा। सेकंड, वाटर का जो सरफेस टेंपरेचर है उसको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेगा। और इन सब चीजों को यूज करके इनको प्रॉपर्ली एनालाइज करके जो डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन वगैरह है उसको ये वो करेगा, ठीक है। मतलब इसको प्रॉपर्ली एनालाइज करेगा कि किस एरिया के अंदर जो टेंपरेचर है वो ज्यादा है और कहां पे कम है। ये तो हो गया इसका मेन काम, ठीक है। जो इसका मेन काम है ये थर्मल इमेजिंग कैमरा की तरह काम करेगा। और सेकंड चीज देखिए, जो भूटान है ना, भूटान भी अपना एक मिशन प्लान कर रहा है इंडिया के साथ में। तो भूटान की जो मतलब मिशन जो लॉन्च कर रहा है उसकी कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह है उसको टेस्ट करना था। तो उस इक्विपमेंट्स को टेस्ट करने के लिए भी इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को यूज किया जा रहा है। मतलब इसी पर्टिकुलर सैटेलाइट के अंदर कुछ भूटान के इक्विपमेंट्स भी गए हैं जो ऊपर जाकर चेक किए जाएंगे कि वो प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो इंडिया और भूटान जो एक ज्वाइंट सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कर रहे हैं जिसका नाम है INS-2B। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि INS-2B जो है वो भूटान का एक सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है जो कि इंडिया लॉन्च करेगा ऑब्वियसली। तो इंडिया और भूटान साथ में मिलकर बना रहे हैं और इसी चीज के कुछ डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज वगैरह थे उनको चेक करना था, उसको INS-2D के थ्रू चेक किया गया है। एंड द थर्ड सैटेलाइट जिसका मेन नाम है इंस्पायर सैटेलाइट 1, एक टाइप का स्टूडेंट सैटेलाइट है जो कि जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने इसको बनाया है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, देखिए इसका मेन काम क्या है कि जो सन होता है ना, सन का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज कोरोना, और कोरोना के जस्ट अंदर वाला पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज आयोनोस्फीयर। तो ये कोरोना और आयोनोस्फीयर जो होते हैं सन के, वो डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस वगैरह
वगैरह लॉन्च करते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस रिलीज करते हैं जो कि अर्थ की तरफ आता है। अब वो जो सोलर रेडिएशंस जो अर्थ की तरफ आते हैं ना, वो काफी सारा डेटा यहाँ पर हमारा डेविएट कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। हमारे एस्ट्रोनॉट्स को, हमारे सिग्नल्स को, हमारे कम्युनिकेशन का जो डिफरेंट सिग्नल्स है, हर एक चीज को यहाँ पर प्रॉपर्ली डिसरप्ट कर सकते हैं। तो इस चीज के ऊपर एक प्रॉपर स्टडी चाहिए। तो उसी चीज को स्टडी करने के लिए मतलब करने के लिए, यानी कि सन का जो कोरोना है और सन का जो आइनोस्फेयर है, उससे क्या क्या इंपैक्ट अर्थ को पड़ सकता है, इन सब चीजों को स्टडी करने के लिए इंस्पायर सैट 1 को भेजा गया। नो, आपको इंस्पायर सैट 1 के अंदर जो एक चीज ध्यान रखना वो ये है कि इसको इंडिया ने अकेले नहीं बनाया है, इंडिया ने ताइवान और सिंगापुर दोनों के साथ में मिलकर इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को बनाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे तीनों। अब एक चीज और आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, अगर आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है हमारा, उसका रोल काफी लंबा होने वाला है। बिकॉज देखिए, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सबसे रिलेटेड जितने भी इमेजेस वगैरह है, उसको लॉन्ग टाइम के लिए लेगा, तो ये 10 साल तक के लिए मतलब जाने वाला है। सेकंड, जो हमारा इंस्पायर सैटेलाइट 1 है, जिसका मेन काम सन के आसपास की स्टडी करना होगा, उसको 1 साल के लिए भेजा गया है। बट जो ये IRIS 2D वाला, यानी जो थर्मल इमेजिंग वाला जो है, और जिसको मेनली भूटान के लिए साइन किया गया था, उसका सिर्फ 6 महीने का ही काम है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, IRIS 2D जो है वो काफी शॉर्ट टाइम के लिए गया है, बट जो EOS एंड जो इंस्पायर सैटेलाइट है वो एटलीस्ट 1 साल के लिए गया है, मतलब EOS तो एटलीस्ट 10 सालों के लिए गया हुआ है। तो आई होप आपको जो मेन चीजें थी वो फिर से रिवाइज हो गई होंगी, फिर से आपको चीजें याद आ गई होंगी। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। देखिए, न्यूज ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि कर्नाटक ने रिसेंटली अपने स्टेट के अंदर ऑनलाइन गेमिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। और किसके थ्रू किया गया था? उन्होंने एक अमेंडमेंट लाया था थ्रू, मतलब उन्होंने अपने एक्ट के थ्रू, कर्नाटक पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 लास्ट ईयर लाया गया था। इसके थ्रू उन्होंने अपने जितने भी ऑनलाइन गेमिंग है सबको यहाँ पर बैन कर दिया गया था। सबसे पहले मैं आपको ये वाला अमेंडमेंट समझाता हूं। देखिए, अगर आप इस अमेंडमेंट को समझेंगे तो उससे पहले आप एक चीज समझिए। देखिए, 2 टाइप के गेम्स होते हैं, आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स। अब जो इंडोर गेम्स होते हैं ना, वो भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज गेम ऑफ चांस एंड सेकंड इज कॉल्ड एज गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ स्किल का सीधा सा मतलब क्या है? कोई भी ऐसा गेम जिसको खेलने के लिए आपको स्किल चाहिए। एग्जांपल चेस, ठीक है। चेस अगर आप खेलते हैं तो वहां पर आपको आप अपने स्किल के बेसिस पे जीत सकते हैं, राइट। बट अगर आप कुछ मतलब गेम समझेंगे, जैसे कि गेम ऑफ चांसेस होते हैं, जैसे पोकर हो गया, रमी हो गया, बैटिंग हो गया, गैम्बलिंग हो गया, कोई भी ऐसी चीज जो कि आप अपने चांस के बेसिस पे जीत सकते हैं, वहां पर आपका स्किल का कोई यूज नहीं है। तो जितने भी गेम ऑफ चांसेस होते हैं ना, इन सबको बैटिंग बोला जाता है, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अगर आप लेमैन टर्म्स में देखेंगे तो जितने भी गेम ऑफ चांसेस होते हैं उन सबको बैटिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर कर्नाटक ने क्या किया, अपने स्टेट के अंदर एक पर्टिकुलर लॉ लेकर आए, कर्नाटक पुलिस अमेंडमेंट बिल, और उसके थ्रू इन्होंने जितने भी बैटिंग वगैरह है उन सबको यहाँ पर पूरी तरीके से बैन कर दिया। ऑलराइट, अब जितने भी बैटिंग है या फिर वेजरिंग है ना, व्हाट इज वेजरिंग? वेजरिंग आप सिंपली जो कार्ड गेम होता है ना, जैसे रमी हो गया, पोकर हो गया, ये सब चीजें उनको वेजरिंग बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो बैटिंग और वेजरिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया, एक्सेप्ट हॉर्स रेसिंग। सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि हॉर्स रेसिंग को उन्होंने बैन नहीं किया था। उन्होंने बोला था कि हॉर्स रेसिंग जो है गेम ऑफ स्किल नहीं है, सॉरी गेम ऑफ चांस नहीं है, बेसिकली गेम ऑफ स्किल है। ऑलराइट, अब हुआ क्या है कि ऑब्वियसली बात है, इसको ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज इसको अपोज करेंगी, तो उन्होंने इसको अपोज किया और ये लोग इस चीज को हाईकोर्ट के अंदर लेकर गए, यानी कि कर्नाटक के हाईकोर्ट के अंदर लेकर गए। अब हुआ क्या है कि डिफरेंट टाइप की वेजरिंग, बैटिंग, गैम्बलिंग, हर एक चीज को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। ऑलराइट, देखिए, अगर आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझेंगे तो कर्नाटक का जो लॉ है उन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी पर्सन ऑनलाइन गेमिंग करता हुआ पाया जाएगा तो पहली बात तो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर फंस जाएगा वो। सेकंड चीज, उसको 1 लाख रुपए का फाइन पड़ेगा और एटलीस्ट 3 साल तक की जेल हो जाएगी, मतलब काफी हार्श पनिशमेंट इसको बनाया गया। और जितने भी ऐसे टाइप के गेम्स है जो कि गेम ऑफ स्किल्स आते हैं, मतलब ठीक है, मतलब बेसिकली गेम ऑफ स्किल को छोड़ करके जितने गेम ऑफ चांसेस आते हैं, हर एक चीज को यहाँ पर इसके अंदर लाया गया। कोई भी ऐसा गेम जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू खेला जाता है, मतलब जैसे आप कोई ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं, कोई भी ऐसा गेम जिसको खेलने के लिए आप वर्चुअल करेंसी जैसे क्रिप्टो करेंसीज वगैरह को यूज कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा गेम जहां पर आप पैसों का यूज कर रहे हैं, फंड्स वगैरह का यूज कर रहे हैं, उन हर एक चीज को गैम्बलिंग के अंदर लाया गया और हर एक चीज को यहां पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। अब देखिए, आप मेन चीज समझ गए कि एग्जैक्टली एक्ट क्या क्या था, ठीक है। अब इस एक्ट को समझ गए तो आगे हम समझते हैं। देखिए, तो इस एक्ट के अंदर जैसा आपने देखा कि जितने भी डिफरेंट टाइप के गेम्स वगैरह होते हैं, हर एक चीज को पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया गया, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया और उसको पूरी तरीके से मतलब बंद कर दिया गया। बेसिकली वो सारे के सारे गेम्स जिसके अंदर आप पैसों का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर वो ऑनलाइन गेम्स हैं, वो हर एक चीज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, जहां पर बैटिंग वगैरह हो रही थी, जहां पर गैम्बलिंग वगैरह हो रही थी। तो ऑब्वियसली बात है, इसके अगेंस्ट फिर जो ऑनलाइन गेमर्स वगैरह थे उन लोगों ने इसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया, और जबकि कंप्लेंट फाइल किया गया तो जो हाईकोर्ट है, यानी कि जो कर्नाटक का हाईकोर्ट है, उन्होंने इस पर्टिकुलर एक्ट को, यानी कि इस पर्टिकुलर एक्ट के कुछ प्रोविजंस को यहां पर कैंसिल कर दिया गया। देखिए, आपको ध्यान रखना है, इस पूरे एक्ट को यहां पर कैंसिल नहीं किया गया, इस पूरे एक्ट को यहां पर स्ट्रक डाउन नहीं किया गया है। इस एक्ट के कुछ यहां पर जो पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को यहां पर पूरी तरीके से स्ट्रक डाउन कर दिया गया, ठीक है। और जितने भी गेमिंग ऑपरेटर्स थे उन सबको अलाउ कर दिया गया कि आप अपने गेम्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया गया है कि आप रजिस्ट्रेशन करो, मतलब रजिस्ट्रेशन क्या गया है कि गवर्नमेंट ऐसा कोई भी स्टेप नहीं ले सकती है जिसके थ्रू कोई भी ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस जो है उसको घाटा हो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस को मतलब अफेक्ट हो जाए, या फिर ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस से रिलेटेड जितनी बाकी एक्टिविटीज है उन सबको अगर कोई घाटा हो रहा है तो ऐसा कोई भी स्टेप
जो बेसिकली जो गवर्नमेंट है किसी भी स्टेट की वो नहीं ले सकती है। ठीक है, इसके अंदर देखिए सिंपल सी बात में ये बोला जा रहा है कि कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा गेम जो कि आप अपने स्किल के बेसिस पे खेल रहे हो। देखिए अगर आप ऑनलाइन गेमिंग की बात करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई वीडियो गेम की बात करते हैं तो वीडियो गेम को आप कैंसिल नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि वो पैसे मतलब उसके अंदर पैसे यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये कर्नाटक के हाईकोर्ट का कहना है। बट द पॉइंट इज कि कोई भी अगर दूसरा गेम है जहां पर ये चीज बैटिंग हो रही है, सच में जहां पर गैम्बलिंग हो रही है, उसके अगेंस्ट कर्नाटक की गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ठीक है, तो ये चीज अलाउ किया गया है। अब कुछ जैसे गेम्स जहां पर बोला गया, जैसे रमी हो गया, कैरम, चेस, पूल, ब्रिज, क्रॉसवर्ड्स, ये सब वो गेम्स है जिसको फिलहाल बैन कर दिया गया था, बट इसको बैन नहीं किया गया है, इसको फिर से ओपन कर दिया गया। आई होप आपको ये जो अमेंडमेंट बिल था वो प्रॉपर्ली समझ आ गया। एंड फाइनली देखिए ये है कि आर्टिकल 14 का जो वायलेशन था, इस चीज को यहाँ पर समझते हुए देखिए आर्टिकल 14 का है राइट टू इक्वालिटी वाला पार्ट जो है, उस चीज का वायलेशन समझते हुए हाईकोर्ट ने इस चीज को कैंसिल कर दिया। तो ये था हमारा ये सेकंड आर्टिकल। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये लासा फीवर जो है, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री जो है वहां पर ही सबसे ज्यादा फैलता है, बट वहां से अभी धीरे धीरे फैल करके यूके तक पहुंच गया। यूके के अंदर कुछ दिनों पहले देखा गया था टोटल 3% इसके डायग्नोज हुए थे जो कि लासा फीवर से डायरेक्टली अफेक्टेड थे, उनमें से एक की रिसेंटली डेथ हो गई है। तो इसी कारण ये चीज न्यूज में आता है। तो हम समझते हैं एग्जैक्टली लासा फीवर है क्या। देखिए लासा फीवर जो है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, नाइजीरिया जो एक कंट्री है उसके अंदर एक टाउन है दैट इज कॉल्ड एज लासा, मतलब लासा नाम का एक टाउन है जो कि नाइजीरिया के अंदर प्रेजेंट है, वहीं पर ये सबसे पहले स्टार्ट होता है। अब देखिए जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री को अगर आप समझेंगे तो सबसे पहले समझिए वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है कौन से। तो अफ्रीका का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, ये सब जितना भी कंट्री देखिए, नाइजर देखिए ये वाला पार्ट है नाइजीरिया, नाइजीरिया हो गया, फिर माली, मॉरिटेनिया, केप वर्डे, गैम्बिया, बुर्किना फासो, और जितने भी आप यहाँ पर डिफरेंट कंट्री को देख सकते हैं, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, ठीक है, सियरा लियोन हो गया, गिनिया हो गया, सेनेगल हो गया, सारे के सारे जितने भी कंट्रीज हैं इन सब के अंदर ऑलरेडी ये पर्टिकुलर लासा फीवर जो है ऑलरेडी फैल चुका है। तो कोई भी ऐसा पर्सन कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्री की तरफ अब जा रहा है, उसको ये सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर देखे जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि जो ये तीनों पर्सन यूके के थे, ये तीनों ट्रैवल करके आए थे रिसेंटली वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के थ्रू, इसी कारण इनको ये पर्टिकुलर फीवर हो गया था। अब समझिए इस पर्टिकुलर फीवर का जो डेथ रेट है वो काफी ज्यादा लो है, और माना जाता है कि अराउंड 1% के आसपास है, लेकिन इसके बावजूद कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उसको ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। जैसे कि जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन है, स्पेशली वो प्रेग्नेंट वुमेन जो कि अपने थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर है, उन लोगों के अंदर, मतलब उन लेडीज के अंदर ये पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है ज्यादा मतलब प्रॉब्लम कॉज कर रहा है बेसिकली, और वहां की डेथ रेट अचानक से इंक्रीज हो जाती है, मतलब 1% से इंक्रीज हो जाती है। ऑलराइट, इसके अलावा आपको एक चीज और समझना है यहाँ पर, ये है कि एक बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो देखिए आपने समझा कि पहले ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री के अंदर पाया जाता था, देन इट रीच टू यूरोप, यूरोप में कहां पर, यूके के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो इसलिए जो यूरोपियन जो डिफरेंट टाइप की बॉडीज है वो सब इसके अगेंस्ट एक्शन ले रही है। तो उन्होंने ये बोला है कि जो ये पर्टिकुलर लासा फीवर है, इसका 80% केसेस जो है वो असिम्टोमेटिक है। असिम्टोमेटिक होने के कारण ये अनडायग्नोज रहता है, मतलब पता ही नहीं चलता है कि किसी एक पर्टिकुलर वो दिक्कत है। अगर आप इसको समझेंगे, थोड़ी देर में हम बात करेंगे कि ये पर्टिकुलर लासा फीवर जो है ये 1 से 2 हफ्ते तक पता ही चलता, मतलब अगर आप डायरेक्टली अफेक्टेड हो भी जाएंगे तो भी आपको 2 हफ्तों तक मालूम नहीं चलेगा कि आप इस पर्टिकुलर फीवर से डायरेक्टली इन्फेक्टेड है। ठीक है, अब जो पर्संस, मतलब जिन लोगों के अंदर ये पर्टिकुलर जो फीवर है, अगर वो अपनी सिवियरिटी इंक्रीज कर दे तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत भी हो सकती है। मतलब प्रॉब्लम कम से, अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइजेशन जा रहा है तो ऑटोमेटिकली जो उसका डेथ का परसेंटेज है ना, वो यहां पर देखा जा रहा है इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहां पर हमने देखा कि अगर किसी पर्सन को नॉर्मल यहां पर ये पर्टिकुलर फीवर है, लासा फीवर है, अगर वो हॉस्पिटलाइजेशन का केस नहीं बनता है, मतलब अगर वो है ज्यादा यहां पर सिवियरिटी कॉज नहीं हो रही है, तो उसका डेथ का परसेंटेज जो है ओवरऑल सिर्फ 1% के आसपास में। लेकिन जैसे ही वो चीज हॉस्पिटलाइजेशन तक पहुंच रही है, मतलब डिजीज की सिवियरिटी बढ़ रही है, जैसे ही बढ़ रही है, वैसे उसका डेथ रेट जो फर्टिलिटी रेट है वो इंक्रीज होकर 15% हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, डिजीज अपनी सिवियरिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब ये प्रॉब्लम क्या करता है, ये प्रॉब्लम करता है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर कराता है, यानी कि मल्टी सिस्टम डिजीज है, मतलब हमारी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम पे डायरेक्टली अटैक करता है। उसको हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। देखिए अब इसका हम थोड़ा सा ओरिजिनेशन समझते हैं। ये पर्टिकुलर जो लासा फीवर है, ये वेस्ट अफ्रीका के अंदर ही मेनली पाया जाता है, जहां पर जैसा मैंने आपको बताया नाइजीरिया के अंदर प्लेस कॉल्ड एज लासा, और यही लासा वो प्लेस है जहां से स्टार्ट हुआ था, एंड इट स्टार्टेड 1969 के अंदर ही। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर कोई न्यू डिजीज है, कोई न्यू डिजीज नहीं है, बट द पॉइंट इज कि फिर से एंडेमिक की तरह ये फैल रहा है, मतलब ये फिर से यहाँ पर फैलना स्टार्ट हो गया है। उसी कारण यहाँ पर जो प्रॉब्लम है फिर से इमर्ज होनी स्टार्ट हो गई है। ये माना जाता था कि उतना ज्यादा फैल नहीं रहा है। देखिए नाइजीरिया के अंदर जो ये वाला नॉर्दर्न पार्ट है, यहीं पे लासा प्रेजेंट है, और लासा से देखिए यहाँ पे चार्ड है, यहाँ पे नाइजीरिया है, देखिए चार्ड में फैल चुका है, नाइजीरिया के अंदर पहुंच चुका है, नाइजीरिया के अंदर ऑलरेडी है, फिर बेनिन, बुर्किना फासो, माली, घाना, कोट जो आइवर है, लाइबेरिया, सियरा लियोन, गिनिया बसाऊ, सेनेगल, मॉरिटेनिया, ये सारे के सारे जितने भी पार्ट्स यानी कि जो जितना वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है उन सब के अंदर ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। नाउ माइंड यू, जब भी आप यहाँ पर मैपिंग करोगे तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कौन सा प्लेस कहां पर है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देखिए नाइजीरिया कहां पर है, नाइजीरिया एग्जैक्टली अगर ये वाला पार्ट अगर अफ्रीका है तो नाइजीरिया यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, नाइजीरिया के जस्ट ऊपर कौन सा कंट्री है, नाइजर प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए इस साइड में देखिए यहाँ पर टॉप में कौन सी कंट्री है, जो मॉरिटेनिया है, नीचे उसके जस्ट सेनेगल है,
अब इनको अगर टाइम एंड अगेन इसको रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक कंट्रीज मतलब याद होनी स्टार्ट हो जाएंगे। प्री से कुछ दिनों पहले डायरेक्टली आप मैपिंग की मतलब जो हर एक पर्सन जो होता है प्री से कुछ दिनों पहले मैपिंग स्टार्ट करता है, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली मतलब यूज करते रहेंगे, मतलब उसको ट्राई करते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको लास्ट टाइम में बिल्कुल बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो जस्ट ट्राई टू कीप इट इन माइंड कि नाइजीरिया की एक्जैक्टली कहां पर, देखिए आपको सारे के सारे कंट्रीज याद नहीं करने, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि नाइजीरिया कहां पर है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि नाइजीरिया के ऊपर कौन है, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज नाइजर, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि इसके पास में एक कंट्री है दैट इज कॉल्ड एज बेनिन, यहां पर एक कंट्री है दैट इज कॉल्ड एज मॉरिटेनिया, माली है, राइट, माली काफी लार्जर कंट्री है। तो इन सब कंट्री को अगर आप छोटे छोटे करके समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें याद हो जाएगी। ऑलराइट, अब हम समझते हैं कि ये पर्टिकुलर जो डिजीज है वो स्प्रेड कैसे हो रहा है। तो ये लासा फीवर जो है वो रैट्स के थ्रू स्प्रेड होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। अब रैट्स जो होते हैं, अगर आपके किसी फूड आइटम को, अगर किसी भी मतलब चीज को अगर वो डायरेक्टली कंटामिनेट करते हैं और अगर कोई पर्सन उसके कॉन्टेक्ट के अंदर आ जाए तो वो डायरेक्टली इन्फेक्ट हो सकता है। या फिर अगर किसी रैट के यूरिन या फिर फीसेस के थ्रू अगर कोई फूड आइटम या फिर कोई भी चीज अगर इन्फेक्ट हो जाती है तो उसको भी अगर डायरेक्टली कोई ह्यूमन टच करता है तो उसके अंदर भी ये पर्टिकुलर लासा फीवर आ सकती है। नाउ जस्ट रिमेंबर कि कुछ केसेस यहाँ पर ऐसे भी पाए गए हैं जहां पर पर्सन टू पर्सन इफेक्ट मतलब भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पर्सन टू पर्सन बिल्कुल जीरो है, पर्सन टू पर्सन जीरो नहीं है। देखिए बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा कि एक पर्सन को छूने से सेकंड पर्सन को फैल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, बट स्टिल पर्सन टू पर्सन भी ये फैल रहा है। बट ये फैल कब रहा है? ये फैल तब रहा है जब जो पर्सन इन्फेक्टेड है अगर उसके बॉडी का कोई फ्लूइड अगर किसी असिम्टोमेटिक पर्सन यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि अभी इन्फेक्टेड नहीं है उसके बॉडी के अंदर चला जाए तो ये चीज फैल सकती है। या फिर जो आईज, नोज या फिर माउथ का जो म्यूकोसा होता है हमारी बॉडी के अंदर एक टाइप का जो फ्लूइड होता है, जो आपके नोज के अंदर, जो आईज के अंदर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज म्यूकस। ठीक है, तो ये म्यूकस का जो मेम्ब्रेन्स होता है, जो म्यूकस का जो फ्लूइड होता है, अगर वो सामने वाले पर्सन की तरफ जाए यानी कि कोई पर्सन जो इन्फेक्टेड है उसके बॉडी का जो म्यूकस है अगर सामने वाले पर्सन की तरफ जाए तो वो जो सामने वाला पर्सन वो इसके थ्रू इन्फेक्ट हो सकता है। इसका मतलब समझ के टच करने से नहीं फैलता है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। इसका मतलब ये डायरेक्टली कंटेजियस नहीं है, बट अगर किसी पर्सन की जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी का फ्लूइड अगर ट्रांसफर हो जाए तो वो चीज फैल सकता है। ऑलराइट, अब एक चीज आप समझिए, हमने पीछे देखा था अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइजेशन में जाता है तो वहां पर उसकी डेथ रेट इंक्रीज होती है। उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन ये है बिकॉज हेल्थ केयर सेटिंग्स के अंदर एक दूसरे पर्सन के कारण यहाँ पर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण एक पर्टिकुलर पर्सन का जो के अंदर जो बॉडी के अंदर जो वायरस का लोड है, जो बेसिकली ये जो लोड होता है ना इस चीज का वो काफी इंक्रीज होता है, उसके कारण यहाँ पर डेथ कॉज कर सकता है। ठीक है, ये मेन कारण है इस चीज का। अब देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है उसके अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, जैसे लाइबेरिया, सीरा लियोन, नाइजीरिया, गिनिया, जैसे मैं आपको पीछे बता दिया है। ठीक है, बट नाइजीरिया आपको ध्यान रखना है, नाइजीरिया इसका सबसे मेन गढ़ है जहां से स्टार्ट हुआ था और वहीं पर एंडेमिक है, मतलब सबसे पहले वहीं पाया गया था और वहीं पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस पाए जाते हैं। और देखिए अब जो सिम्टम्स की अगर आप बात करेंगे तो सिम्टम्स वहां पर 1 से 3 हफ्ते लगते हैं। मतलब अगर कोई पर्सन डायरेक्टली इन्फेक्टेड हो भी जाए इस पर्टिकुलर लासा फीवर से तब भी 1 से 3 हफ्तों तक उसको एक्सपोजर नहीं होगा, मतलब उसको कोई भी सिम्टम्स बाहर नहीं आएंगे। और अगर आप देखिए अगर सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे तो कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमेंबर कि सिम्टम्स हमारे किसी काम के नहीं है। अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो सिम्टम्स आपसे कभी भी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप समझ लीजिए कि क्या 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 होता है। देखिए अगर आप बहुत ही माइल्ड केस है, मतलब ज्यादा अगर इफेक्ट नहीं कर रहा है, सिवियरिटी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, तो सिंपली थकान होगी, हल्की फटीग होगी, स्लाइट फीवर, हेडेक एंड वीकनेस, ये सब होगा, नॉर्मल सी चीजें। बट अगर ये चीज सिवियरिटी इंक्रीज होती है तो अब देखिए ब्लीडिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, ब्रीदिंग की डिफिकल्टी कॉज कर सकता है, फेशियल स्वेलिंग, शॉक, पेन इन द बैक, चेस्ट एंड एब्डोमेन। ये तो कुछ हो गया यहाँ पर। अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को देखेंगे तो आपको और भी चीजें देखिए समझ आएंगे। फटीग हो गई, मलाइज होता है, हेडेक होता है, फोटोफोबिया, देखिए दिखने में दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। कहीं पे देखा गया डेफनेस हो जाता है। ठीक है, डेफनेस मतलब सुनने में दिक्कत होने लगती है, सोलनेस होती है, रेडनिंग होती है, कफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। आप देख रहे हैं, देखिए इट डायरेक्टली अफेक्ट्स जो हमारा गैस्ट्रिक वाला पार्ट है, जो हमारा स्टमक वाला पार्ट है उसको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, हमारे स्प्लीन को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, हमारे लंग्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, हमारे लिम्फ नोड्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, हमारे माउथ का जो ऑर्गन है उसको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्टली मल्टी ऑर्गन को अफेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी पर्सन को लासा फीवर हो भी जाए तो उसकी डेथ होती है ड्यू टू मल्टी ऑर्गन फेलियर। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण वहां पर लोगों की डेथ हो रही है, ये चीज देखा जा रहा है। और जिस दिन मतलब ये एक्सपोजर होना स्टार्ट हो जाए, मतलब जिस दिन वो सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाए उसके लगभग 2 हफ्तों के अंदर उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। ये मैंने देखा गया है, बट दिस पर्टिकुलर सिम्टम शुड बी सीरियस वन। ठीक है, अगर ये माइल्ड सिम्टम है तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जा रहा है, बट सीरियस सिम्टम के अंदर ये चीज देखा गया कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अराउंड उस पर्सन की डेथ हो रही है। और उसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो हो रहा है, जो जैसा मैंने आपको बताया कि सुनने में दिक्कत हो रही है, यानी कि डेफनेस हो रही है, यानी कि सुनने में, समझने में चीजों को और देखने में भी यहां तक की दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। ये था हमारे लासा फीवर के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम कुछ इंटीग्रेशन ऑफ डेटा के बारे में बात करते हैं, एक्जैक्टली क्या क्या डेटा को इंटीग्रेट किया जा रहा है। देखिए देयर इज अ बॉडी कॉल्ड एज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। उसको रिसेंटली काम दिया गया है कि जो डिफरेंट जितने भी हेल्थ से रिलेटेड जितना भी डेटाबेस है हर एक को यहां पर इंटीग्रेट करना है, एक जगह पर सिंगल जगह पर लेकर आना है।
नाउ एक चीज समझिए कि अगर हमें गवर्नेंस में अगर हैं, ठीक है, कोई भी अगर पर्सन गवर्नेंस में है, अब उस अगर वो गवर्नेंस में चाहता है कि जितने भी डिफरेंट बेनिफिशियरीज हैं उनको उनके सारे के सारे स्कीम्स के जितने भी मतलब फायदा है, जो भी उनका बेनिफिट है, उनको सबको मिले, तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, उस चीज के लिए डेटा अगर एक जगह पर कंपाइल्ड रहेगा ना, तो वो हमेशा ज्यादा बेटर होता है। मतलब एक जगह पर ज्यादा डेटा अगर कंपाइल्ड रहेगा तो आप इजीली उन सब चीजों को सर्च कर सकते हैं, उन सब चीजों को आप प्रॉपर्ली पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली किस पर्सन को एक पर्टिकुलर डेटा मिला है, मतलब एक बेनिफिट मिला है फिर नहीं मिला है, हर एक चीज को आप एक जगह पर मालूम कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपका एक डेटा यहां पर है, ठीक है, एक डेटा आपका दूसरे कंप्यूटर पे, एक डेटा आपका तीसरे कंप्यूटर पे है, तो आप हर चीज को प्रॉपर्ली मैच नहीं कर पाएंगे, उनको प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तो आपको हर एक आप जो डिफरेंट बेनिफिशियरीज हैं सबको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है उसको ये काम दिया गया है कि जो डिफरेंट जितने भी हेल्थ के जितने भी स्कीम्स हैं उन सबको एक जगह पर लेकर आओ, हर एक चीज को यहां पर इंटीग्रेट करो और अपना एक खुद का डेटाबेस बनाओ। यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अपना एक खुद का डेटाबेस बनाएगी जिसके अंदर जितने भी हेल्थ की स्कीम्स है सबको यहां पर इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, सबको यहां पर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। उसके लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम कौन सी है, दैट इज हमारा आयुष्मान भारत का जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सब सिंपल वर्ड्स में आयुष्मान भारत स्कीम बोलते हैं। इन सब चीजों को मतलब इंटीग्रेट करने की बात की जा रही है, जहां पर बोला गया है कि जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, देखिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आपको याद होगा, हमारा 2011 के अंदर जो हमारा सेंसस हुआ था उसके अंदर एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी किया गया था, मतलब सोशल और इकोनॉमिक के बेसिस पे भी एक टाइप का कास्ट का सेंसस किया गया था, ठीक है। इसी पर्टिकुलर डेटा को हम यूज करते हैं अलग अलग जो स्कीम्स वगैरह हैं उसके अंदर बेनिफिशियरीज को चूज करने के लिए, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर चीज के अंदर बोला गया है कि जो हमारा जो आयुष्मान भारत के जितने भी डेटा है उन सबको यहां पर हम मर्ज कर देंगे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा से, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इस काम को करेगी। अब देखिए जो हमारा आयुष्मान भारत स्कीम है उसके अंदर मेन वो क्या है, जो एजेंडा है वो क्या है, वो ये है कि हर एक फैमिली को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे पर ईयर, मतलब 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर दिए जाएंगे फॉर देयर सेकेंडरी एंड टर्शियरी, मतलब कोई भी हेल्थ केयर की उनकी फैसिलिटी चाहिए, बी इट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स, किसी में भी। तो आई होप आप समझ गए कि 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर, ये आयुष्मान भारत का मेन चीज है। इसी चीज को यहाँ पर जो मतलब मर्ज करने की बात की जा रही है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के साथ, मतलब जितने बेनिफिशियरीज आपके इसमें हैं वो सारे के सारे बेनिफिशियरीज इसके साथ आपको मर्ज कर दिए जाएंगे। टोटल देखिए अगर आप टोटल क्राइटेरिया की बात करेंगे, किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया के बेसिस पे इस सेंसस को लिया गया था, ऑल्दो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप समझ सकते हैं कि रूरल एरिया से टोटल 6 ऐसे क्राइटेरियाज थे और अर्बन एरिया से टोटल 11 क्राइटेरियाज थे, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में मतलब अर्बन से ज्यादा क्राइटेरियाज थे एज कंपेयर टू रूरल्स, ठीक है। ऑलराइट, अब हम आगे देखते हैं। देखिए बोला गया है कि ज्यादातर जो बेनिफिशियरीज जो कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर है वो ऑलरेडी एलिजिबल है फॉर द बेनिफिट्स अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल। इसका मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में समझिए, पीडीएस स्कीम जो हमारा होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जिसके थ्रू लोगों को राशन मिलता है, अनाज मिलता है, ये सब। तो जितने भी जो ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, यहीं से हम डेटा उठाते हैं, वहीं से हम आयुष्मान भारत के जितने बेनिफिशियरीज उनको लेते हैं, यहीं से हम डेटा उठाते हैं, जहां से हम पीडीएस के डिफरेंट जो बेनिफिशियरी उनको लेते हैं। द पॉइंट इज कि अगर हम दोनों के लिए सेम डेटा यूज करते हैं तो दोनों को क्यों ना इंटीग्रेट कर दिया जाए, राइट। समझ रहे लॉजिक पीछे का ये है कि अगर दोनों ही चीजों मतलब अगर आप आयुष्मान भारत के लिए अगर अपने बेनिफिशियरी को ढूंढ रहे हैं तब भी आप सेम डेटा यूज कर रहे हैं, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 वाला, और अगर आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए अपने बेनिफिशियरी को ढूंढ रहे हैं तो अगेन आप सेम डेटा यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना दोनों चीजों को यहाँ पर इंटीग्रेट करके सिंगल पोर्टल के ऊपर लाया जाए। अब राइट नाउ अभी क्या है, अभी यह है कि आयुष्मान भारत के लिए एक अलग से पोर्टल है और पीडीएस के लिए एक अलग से पोर्टल है, और ऐसी हजारों बहुत सारी डिफरेंट स्कीम्स है जिसके लिए हर मतलब डिफरेंट पोर्टल्स हैं, सबको यहां पर इंटीग्रेट करके एक सिंगल पोर्टल के अंदर लाने की बात की जा रही है। ये मेन काम है। आई होप आप ये चीज समझ गए। अब देखिए इसको किया जाएगा कैसे, इसको किया जाएगा थ्रू आधार कार्ड। सिंपल वर्ड्स में आधार कार्ड एक ऐसा चीज है जो कि हर एक पर्सन के पास है, और आधार कार्ड ज्यादातर जितने भी स्कीम्स वगैरह है सबके साथ यहाँ पर लिंक्ड है। अब आधार कार्ड को यहाँ पर यूज करके डिफरेंट बेनिफिट जितने भी बेनिफिशियरीज वगैरह हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाएगी, और उनको अलग अलग जितने भी सर्विसेज वगैरह हैं वो हर एक सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। ये मेन बेसिक चीज है। तो आप समझ गए आधार कार्ड को यहाँ पर यूज किया जा रहा है जितने भी डिफरेंट गवर्नमेंट के डेटाबेस हैं हर एक चीज को यहाँ पर मर्ज करने के लिए। ऑलराइट, अब देखिए इसके थ्रू एक चीज और किया गया है कि ऑनलाइन एक टाइप का केवाईसी किया जाएगा। केवाईसी क्या होता है, केवाईसी का सीधा सा मतलब है नो योर कस्टमर। डिफरेंट बैंक्स जो होती हैं, डिफरेंट जो अथॉरिटीज होती हैं, वो अपने कस्टमर्स को जानने के लिए फॉर्म फिल कराती है। तो ये फॉर्म अब जो है वो ऑनलाइन बेसिस पे कराया जाएगा, और इस पर्टिकुलर जब केवाईसी को करवाया जाएगा तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पर्सन जितने भी डिफरेंट स्कीम्स के अंदर इनरोल्ड है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज एक्स, ठीक है, और देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज वाई। अब क्या करेंगे, जब मान लीजिए कि दोनों ही पुअर पर्सन है, अब क्या होगा, एक्स को क्या बोलेंगे कि आप एक बेसिकली सिंपल सा फॉर्म भरिए, ठीक है, केवाईसी फॉर्म भरिए, मतलब एक ऑनलाइन आप अपने सिंपल कंप्यूटर पे जाकर या तो मतलब किसी की हेल्प से किसी भी बेसिस पे आप एक फॉर्म भरिए जिसके अंदर आप ये बताइए कि आप डिफरेंट कौन कौन से स्कीम के अंदर ऑलरेडी इनरोल्ड है, ठीक है। जैसे सपोज कि एक्स बोलता है कि मैं आयुष्मान भारत के अंदर इनरोल्ड हूं, ठीक है। इसके अंदर वो बोलता है कि मैं जो पीडीएस सिस्टम है, यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके थ्रू मुझे अनाज भी मिलता है, ठीक है। और थर्ड मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं कि जस्ट सपोज कि एक्स ये भी बोलता है कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो मुझे भी डिफरेंट टाइप की स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, तो ये तीनों स्कीम्स उसने बताया। अब वाई मान लीजिए, वाई भी सेम चीज बोलता है कि मैं सिर्फ यहां पर आयुष्मान भारत और पीडीएस के अंदर इनरोल्ड हूं, बाकी तीसरे के अंदर इनरोल्ड नहीं हूं। देखिए अब सिंपल क्या होगा, एक्स का एक सिंगल सा यहां पर सिंपल सा जो केवाईसी होगा उसके अंदर सिंपली आधार कार्ड के साथ उन तीनों को एक साथ ही लिंक कर दिया जाएगा।
ठीक है, आप समझ रहे हैं? जो केवाईसी के अंदर जो भी उसने इन्फॉर्मेशन दिया है उसके थ्रू तीनों चीजों को एक साथ लिंक कर दिया जाएगा, ऑब्वियसली वेरीफाई करने के बाद, और जो वाई है उसका ऑटोमेटिकली इन दोनों चीजों को लिंक कर दिया जाएगा। द पॉइंट इज यहां पर हमें कोई डाउट होगा ही नहीं, हमें मतलब किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज हमें डायरेक्टली पता है कि वाई जो है वो किस स्कीम के अंदर है और किस स्कीम के अंदर इनरोल नहीं है, राइट। सिमिलरली एक्स किस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर है और किसके अंदर नहीं है, हमें सारा का सारा डेटा सामने मिल चुका है, हमें हमारे पास सामने प्रूफ है, हम डायरेक्टली उस चीज को एनरोल कर सकते हैं, डायरेक्टली उस चीज को कंपनसेट कर सकते हैं। ये मेन एम है इस चीज का, जहां पर पेपरलेस हो जाएगा हर चीज। अब देखिए, अगर आपको नेक्स्ट टाइम इस एक्स को, मतलब एक्स नाम का जो भी पर्सन है, इसको अगर आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं तो आपको अलग से आयुष्मान भारत का लिंक खोलने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से पीडीएस वाले खोलने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाला खोलने की जरूरत नहीं है। यू विल सिंपली ओपन द सेम जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी वाला जो वेबसाइट है, आप उसको खोलेंगे, उसके अंदर सारी की सारी आपको सिंगल जगह पे लिस्ट मिल जाएगी। यू कैन डायरेक्टली अलॉट डिफरेंट टाइप के जो भी बेनिफिट्स है टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, आई होप आप इस चीज को प्रॉपर्ली समझिए कि एक्जैक्टली इस चीज का एम क्या है। कुछ इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में देख लेते हैं। और सबसे पहली चीज, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आयुष्मान भारत जो हमारा स्कीम है उस चीज को इंप्लीमेंट करने का मेन जिम्मेदारी इसको दी गई है। सेकंड चीज, आयुष्मान भारत स्कीम ऑब्वियसली नेशनल लेवल पे लॉन्च हो रहा है, यानी कि हर एक स्टेट के ऊपर लॉन्च हो रहा है। इसका मतलब ये हमारे हर एक स्टेट के ऊपर ये काम कर सकते हैं। थर्ड चीज, इससे पहले एक देयर वाज अ बॉडी कॉल्ड नेशनल हेल्थ एजेंसी। नेशनल हेल्थ एजेंसी को यहाँ पर बंद करके 2019 के अंदर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नाम की बॉडी लॉन्च की गई है। इसी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का मेन काम दिया गया है कि आयुष्मान भारत को ये लॉन्च करेगा और उसको प्रॉपर्ली सक्सेसफुल बनाने में काम करेगा। ये था हमारा थर्ड आर्टिकल। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आई होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ में बात करना है फुकुशिमा वाटर प्लांट के बारे में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ। देखिए, फुकुशिमा एक टाइप का न्यूक्लियर पावर प्लांट था जो कि जापान के अंदर प्रेजेंट था। तो होता यह है कि 2011 के अंदर देयर वाज अ अर्थक्वेक इन जापान। आपको याद होगा, बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया था एट अ रिक्टर स्केल ऑफ 9.0। 9.0 का जो अर्थक्वेक आया था उसके कारण क्या हुआ था, जो फुकुशिमा पावर प्लांट है जो कि कोस्ट के काफी करीब है, तो क्या हुआ था, ये पर्टिकुलर पावर प्लांट है ये बेसिकली पूरी तरीके से मेल्ट हो गया था, मतलब ये खराब हो गया था। अब मेल्ट होने के कारण क्या हुआ था, जितने भी डिफरेंट टाइप के इसके अंदर केमिकल्स थे, जितने भी डिफरेंट टाइप के इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, वो सब के सब यहाँ पर मेल्ट होने स्टार्ट हो गए थे और लीक होने स्टार्ट हो गए थे। ये लीक होने के कारण क्या होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आसपास में डिस्चार्ज होने स्टार्ट हो जाती है, हार्मफुल गैसेस निकलने स्टार्ट होते हैं और आसपास की जो रिवर्स वगैरह थी उसके अंदर फैलने स्टार्ट हो गए। उस चीज को रोकने के लिए आसपास डिफरेंट टाइप के बैनिंग्स लगा दी गई, मतलब उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, फुकुशिमा वाटर प्लांट को पूरी तरीके से मतलब बैन कर दिया, उसको जितने बाकी रिएक्टर्स बचे हुए थे उसको वापस ओपन नहीं किया। ठीक है, तो ये मेन काम है। अब उसी जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वगैरह है वो क्या हो रहा है, फुकुशिमा के अंदर वो जमा होता जा रहा है। ठीक है, जमा हो रहा है और वहां की जो स्टोरेज है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रही है। इसी चीज को यहाँ पर मैनेज करने के लिए फुकुशिमा ने अपना खुद का वाटर प्लान बनाया है, जहां पर ये बोला है कि जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है उसको हम बाहर निकाल देंगे, मतलब उसको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो बाकी का जो साफ पानी है उसको हम ओशन के अंदर रिलीज कर देंगे। जापान के पास में जब जो बेसिकली जो ओशन है उसके अंदर हम रिलीज कर देंगे। तो यही मेन काम है। ठीक है, यही मेन वाटर प्लान है। अब आपको मैं देखिए, ये तो आपको मैंने कहानी के फॉर्म में समझा दिया, एक टाइप का शॉर्ट में आपको समझा दिया। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। देखिए, हुआ यह है कि जो वो पर्टिकुलर वाटर को जो रिलीज करने की बात की जा रही है, वो वाटर रिलीज करने का जो परमिशन लेना होता है दैट यू हैव टू टेक फ्रॉम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी नाम की जो बॉडी है, उससे आपको परमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने उसकी परमिशन दे भी दी थी। बट हुआ क्या कि जो आसपास के जितने कंट्रीज है, जापान के आसपास के जितने कंट्रीज है, उन लोगों ने इसके अगेंस्ट आवाज उठानी स्टार्ट कर दी। उन्होंने बोला कि जो अभी भी जो पानी है वो उतना साफ नहीं है, गंदा पानी है और वो पानी अगर रिलीज होगा तो आसपास का जितना भी एरिया है वो पूरे का पूरा पॉल्यूट हो जाएगा। तो इसी चीज के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसने ये बोला है कि ठीक है, हम खुद जापान जाएंगे और हम इस चीज को प्रॉपर्ली चेक करेंगे, इसको हम प्रॉपर्ली रिव्यू करेंगे कि जो फुकुशिमा का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका जो पानी है वो रिलीज करने लायक है कि नहीं। ये मेन कॉन्टेक्स्ट है। आई होप आपको पूरी की पूरी स्टोरी एक सिंगल वे में समझ आ गई होगी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। रिसेंटली जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उसने ये बोला है कि वो जापान जाएगा और वहां जाके प्रॉपर्ली रिव्यू करेगा, प्रॉपर्ली चेक करेगा कि एक्जैक्टली फुकुशिमा का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका जो भी ट्रीटेड वाटर है, मतलब ऐसा वाटर जिसके अंदर से ऑलरेडी जितना भी रेडियो एक्टिव चीजें उसको एब्जॉर्ब कर ली गई है, क्या उसको रिलीज करने की क्या सही होगा या फिर नहीं होगा, इस चीज को रिव्यू करने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जा रही है जापान। ठीक है, अब बैकग्राउंड आप समझ गए। होप कि 2011 के अंदर एक सुनामी आया था। सुनामी के थ्रू क्या हुआ था, फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है पूरी तरीके से मेल्ट डाउन हो गया, मतलब पूरी तरीके से खराब हो गया था। और जहां पर मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ जो प्रोसेस्ड वाटर है, प्रोसेस्ड वाटर क्या होता है जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स मिले होते हैं, वो सब एक टैंक के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, जमा होना स्टार्ट हो गया। इसके कारण पूरा का पूरा प्लांट यहाँ पर खराब हो गया, बंद हो गया। अभी जितना भी स्टोरेज स्पेस है जहां पर ये पर्टिकुलर पानी अभी तक जमा हो रहा था, वो स्टोरेज स्पेस रन आउट हो रहा है, मतलब वो स्टोरेज स्पेस बंद हो रहा है। अगर हम जल्दी से इस पानी को रिलीज नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, दिस इज जापान। सिंपल वर्ड्स में जापान को अगर आप समझेंगे, देखिए जापान का ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज फुकुशिमा पावर प्लांट। यहीं पर फुकुशिमा प्रेजेंट है। दिस इज द स्टेट ऑफ फुकुशिमा और इसी के अंदर कोस्टल एरिया के अंदर फुकुशिमा पावर प्लांट प्रेजेंट है। ध्यान से देखिए, दिस इज द पैसिफिक ओशन। ठीक है, दिस इज द पैसिफिक ओशन और उसके जस्ट बगल में देखिए सी ऑफ जापान। बट ये ओपनिंग किस तरफ होता है, पैसिफिक ओशन की तरफ। तो अगर ये आएगा तो इस पूरे एरिया के अंदर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि केमिकल्स वगैरह फैल जाएंगे। इसी चीज को रोकने के लिए यहाँ पर डिफरेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब जापान ये बोल रहा है कि अगर हम
इस पर्टिकुलर जो भी हमारा एक्स्ट्रा वाटर वगैरह है उसके अंदर अगर हम जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसको हम पूरी तरीके से रिमूव करते हैं, ठीक है, हटा दें, और मतलब हम प्रॉपर पंपिंग करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके थ्रू जितना भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उसको निकाल देंगे, और जितना भी बाकी पानी बचता है उसको हम डाइल्यूट करके, मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी मिला करके उसको सिंपली आसपास के ओशंस के अंदर हम रिलीज कर देंगे धीरे धीरे, ठीक है। और ये चीज हम एक दिन के अंदर नहीं करेंगे, इसे हम डेकेड्स के अंदर करेंगे, मतलब धीरे 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 करेंगे, तो ये पूरी तरीके से सेफ होगा। जापान ये बोल रहा है ये पूरी तरीके से सेफ होगा, और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसने इस चीज को चेक किया था और उसने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था, एंडोर्स कर लिया था कि जो रिलीज होने वाला है ये बहुत ही नॉर्मल होने वाला है, बिकॉज इसके अंदर ऑब्वियसली जितना भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उन सबको रिलीज कर दिया होगा। तो क्वेश्चन कम्स कि फिर दिक्कत क्या है, कंसर्न्स क्या है, जैसा मैंने आपको बताया। देखिए दिक्कत यहां पर आती है कि जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज है वो सब बोल रहे हैं कि चीज उतनी सही नहीं है, एनवायरमेंटली और सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से ये चीज बिल्कुल सही नहीं होगी। इसका देखिए जो बेसिकली जापान ने जो प्लान बनाया है वो प्लान ये है कि अप्रैल 2021 के अंदर इस चीज को अडॉप्ट करना है, मतलब इस पर्टिकुलर प्लान को स्टार्ट करना है, और इसको मतलब एक्सेप्ट किया गया था, और 2023 के अंदर बोला गया इस चीज को हम स्टार्ट करेंगे, मतलब वाटर को रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। बट जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज है उन्होंने ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए। इसके अलावा जापान की जो खुद की लोकल फिशिंग कम्युनिटीज है वो भी इसके अगेंस्ट आवाज उठा रही है, वो बोल रहे हैं कि अगर आपने ये चीजों को रिलीज किया, मतलब जितना भी आपका वेस्ट वाटर है उसको अगर आपने रिलीज किया, तो आसपास का जितना भी वाटर है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूट हो जाएगा, और जितने भी फिश वगैरह हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी, वहां पर उनकी हो जाएगी डेथ, ठीक है। उसके कारण जितना भी एक्वेटिक लाइफ वगैरह है वो सब वहां पर खत्म हो जाएगा, उसके कारण जितनी भी कम्युनिटी जो कि फिश के ऊपर या फिर एक्वेटिक लाइफ के ऊपर डिपेंडेंट है वो सब कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बोला गया है जो आसपास की नेबरिंग कंट्रीज है वो एक चीज ये बोल रही है कि देखिए अगर आप फिल्ट्रेशन कर भी देंगे उस पर्टिकुलर पानी का, अगर आप फिल्ट्रेशन करते भी हैं तो हो सकता है कि आप मेजॉरिटी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को बाहर निकाल दें, बट द पॉइंट इज कि एक ऐसा एलिमेंट है जिसको बाहर नहीं निकाल पाएंगे, दैट इज ट्रिटियम, ठीक है। ट्रिटियम जो है उस पर्टिकुलर वाटर के अंदर प्रेजेंट है और ट्रिटियम को नहीं निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। और आपको ध्यान रखना, देखिए ऑल्दो ट्रिटियम जो होता है वो ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, ह्यूमंस के लिए हार्मफुल तभी होगा जब बहुत ज्यादा लार्ज डोज के अंदर होगा। तो सिंपल सी बात है कि ह्यूमंस के लिए तो हार्मफुल नहीं होगा, बट आसपास का जितना एक्वेटिक लाइफ है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रिटियम, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए, ट्रिटियम जो है ह्यूमंस को डायरेक्टली इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं करता, देखिए करता है बट बहुत ज्यादा नहीं करता। अगर ह्यूमंस को इंपैक्ट करना है तो बहुत ही ज्यादा लार्ज डोज होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड चीज, ट्रिटियम लेकिन जो है जो एक्वेटिक लाइफ है उसको डायरेक्टली एंडेंजर कर सकता है, इस चीज के लिए यहां पर मना किया जा रहा है। अब जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका मिशन क्या है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये पहले तो उसने एक्सेप्ट कर लिया था, बट जब नेबरिंग कंट्रीज के जो कंसर्न्स आए हैं उसके थ्रू उन्होंने क्या किया है, उस चीज को रिव्यू करने के लिए जो भी एक्शन, डेटा, प्लान्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन सबको रिव्यू करने के लिए आईएईए जो है वो जापान जा रहा है, और वहां जाकर इन सब चीजों को प्रॉपर्ली सॉल्व आउट करेगा, उन सब चीजों को समझेगा, जितने भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स उन सबको प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करेगा, और सबको समझने की कोशिश करेगा कि अगर ये वाटर डिस्चार्ज होता है तो आसपास के जो लोग हैं, जो पीपल हैं और जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। अगर ये इंपैक्ट खराब होगा तो ऑब्वियसली इसे कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर वो चीज सही होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। नो, यहाँ पर आपको कुछ बैकग्राउंड समझना है कि एक्जैक्टली फुकुशिमा जो दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहां पे, तो आपने समझ लिया पूरा नाम से क्या है, फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऑलराइट, देखिए पहली बात आपको समझना है कि जापान के अंदर देयर आर टू डिफरेंट सिटीज कॉल्ड एज ओकुमा एंड फुतुबा, ठीक है। यही दो मतलब इन दोनों सिटीज के अंदर ये पर्टिकुलर पावर प्लांट प्रेजेंट है, और यहाँ पर अराउंड 9.0 का अर्थक्वेक आया था 2011 के अंदर, उसके कारण ये पर्टिकुलर पावर प्लांट जो है पूरी तरीके से डिसेबल हो गया था, पूरी तरीके से बंद हो गया था। अब ये पर्टिकुलर जो अर्थक्वेक आया था उसके कारण यहाँ पर एक सुनामी आ गई थी, ठीक है। सुनामी आने के कारण क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे रेडिएशन लीक्स होते हैं, और उस रेडिएशन लीक के कारण जो आसपास का जितना भी रिएक्टर्स था वो पूरी तरीके से परमानेंटली डैमेज हो गया। परमानेंटली डैमेज होने के कारण उनको दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाए, ठीक है। जापान वाले जितने भी साइंटिस्ट वगैरह थे वो इनको फिर से रीस्टार्ट नहीं कर पाए। अब देखिए जैसे ही उन्होंने एक पर्टिकुलर रिएक्टर को स्टार्ट करने की कोशिश की थी, रीस्टार्ट करने की कोशिश की थी, उसके अंदर से बहुत सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो लीक आउट होना स्टार्ट हो गया था। उसी चीज को रोकने के लिए यहाँ पर जो बाकी रिएक्टर्स थे उसको सेफली मतलब बंद करने के लिए डिसाइड किया था, उसको फिर से रिलीज करने की बात नहीं की गई थी। देखिए जापान का जैसा मैंने आपको बताया, ये वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड फुकुशिमा। फुकुशिमा के अंदर यहाँ पे फुकुशिमा पावर प्लांट प्रेजेंट है, और यहाँ पर देखिए इस ओशन के अंदर यहाँ पर 9.0 का एक अर्थक्वेक आया था ऑन 11 मार्च 2011, और उसके कारण जो फुकुशिमा पावर प्लांट था पूरी तरीके से मेल्ट हो गया था। मतलब इसके आसपास के जितने भी एरियाज थे वो सबके सब रेडियो एक्टिव मटेरियल से भर गए थे, मतलब बिकॉज ऑब्वियसली लार्ज लीकेज हुआ था, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे तो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है 1971 के अंदर इसको कमीशन किया गया था, उसको स्टार्ट किया गया था, और इसके अंदर टोटल 6 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स है। देखिए एक पर्टिकुलर पावर प्लांट को बनाने के लिए मतलब स्टार्ट करने के लिए उसको आपको सिंगल एक बॉइलिंग वाटर रिएक्टर काफी होता है, मतलब एक रिएक्टर आपको काफी सारा एनर्जी प्रोड्यूस करके दे सकता है। अगर यहाँ पर 6 है तो आप समझ जाइए कि कितना लार्ज यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑलरेडी प्रेजेंट था। और आप ये इस चीज से समझ सकते हैं बेसिकली फुकुशिमा जो था वर्ल्ड का वन ऑफ द 15 लार्जेस्ट पावर प्लांट्स में से एक था, मतलब जो वर्ल्ड के टॉप 15 है ना उनमें से एक फुकुशिमा भी हुआ करता था, और माना जाता है टोटल मिलाकर ये 4.7 गीगा वॉट्स का ये इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस कर सकता है पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा होती है ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी चीज। अब इसके अलावा अगर आप समझेंगे तो टोक्यो का जो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और जो जनरल इलेक्ट्रिक है, ये दोनों कंपनी ने मिलाकर जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इसके जापान के अंदर बनाया था वो यही था, ठीक है, फुकुशिमा ही था, जिसको भी जो रिसेंटली जो सुनामी आया था उसके बाद इसको बैन
मतलब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। ये था हमारा सारा का सारा चारों एडिटोरियल्स। इसके बारे में हमने काफी डिटेल में हर एक चीज के बारे में बात करने की कोशिश की। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। आज के कुछ क्वेश्चन है, कुछ रिवीजन के क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में मिलेंगे, कुछ आंसर, कुछ क्वेश्चन के आपको डायरेक्टली आंसर्स लिखने होंगे, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि देखिए ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है जहां पर आपको बताना है कि स्टेटमेंट सही है गलत है। द स्टेटमेंट इज दैट ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी इन द लिस्ट ऑफ गेम ऑफ चांसेस एंड दस नॉट अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड बेटिंग। ये स्पेशली कर्नाटक के बारे में बात की जा रही है। सेकंड स्टेटमेंट इज कि अरेंज दिस कंट्रीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आपको यहां पर इसको अरेंज करना है, ठीक है। मॉरिटेनिया, नाइजीरिया, माली एंड चाड, ठीक है। इन चारों को आपको प्रॉपर्ली अरेंज करना है। थर्ड इज व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ डेथ इन लासा फीवर पेशेंट्स, मेन रीजन क्या होता है। फोर्थ इज व्हाट इज द सोर्स ऑफ डेटा टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज फॉर जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसका मेन सोर्स ऑफ डेटा क्या है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फुकुशिमा रिएक्टर है इज प्रेजेंट इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जापान, इज इट ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। आपको पता होगा जापान 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जो नॉर्दर्न आइलैंड, सेंट्रल आइलैंड और जो साउथ वाला आइलैंड है, तो कौन से पार्ट के अंदर ये प्रेजेंट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन इफेक्ट ऑफ ट्रिटियम ऑन ह्यूमन बींग्स, कितना इफेक्ट होता है, कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको ट्राई करना है। जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है उसे रिलीज कौन करता है, उसका सिंपल आंसर था इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन था इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रू या फॉल्स, जहां पे स्टेटमेंट ये था कि अफगानिस्तान इज एट द बॉटम ऑफ द डेमोक्रेसी इंडेक्स फॉर 2 years इन अ रो। क्या सही स्टेटमेंट है? नहीं, देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज आपको याद होगा लास्ट ईयर नॉर्थ कोरिया बिल्कुल लास्ट था और इस साल अफगानिस्तान लास्ट है, ठीक है। तो 2 साल इन अ रो नहीं था, ये लास्ट ईयर नॉर्थ कोरिया लास्ट पे था। The third question is also in the form of true or false, जहां पर ये बोला गया है that the scheme of modernization of state police forces is entirely funded by the center. Yes, this is true statement, जहां पर सारे के सारे पैसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही दे रही है। The next question was that चारक संहिता deals with which subject. आपको ध्यान रखना है चारक संहिता, जो देखिए जो चारक नाम के जो पर्सन हुआ करते थे वो इंडिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेडिसिन प्रैक्टिशनर आप समझ सकते हैं। उन्होंने आयुर्वेदा के थ्रू काफी सारे डिजीज को क्योर करने की कोशिश की थी। तो बेसिकली जो चारक संहिता है, देखिए संहिता मींस बेसिकली ग्रुप ऑफ बुक्स, ठीक है। तो चारक का जो संहिता है, जो ग्रुप ऑफ बुक्स है, उन सबके अंदर आयुर्वेदा को यहाँ पर मेन सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर रेफर किया गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हिपोक्रेटिक ओथ वाज रिकॉग्नाइज्ड एट द इंटरनेशनल लेवल बाय विच कन्वेंशन। आपको याद होगा हमने कल इसके बारे में बात की थी, जेनेवा कन्वेंशन 1948 जो है, इसके थ्रू इस पर्टिकुलर हिपोक्रेटिक ओथ को पहली बार लाया गया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज कि चाइनीज एप्स को बैन करने के लिए कौन सा एक्ट यूज किया गया इंडिया के अंदर। इट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो हमारा उसका सेक्शन 69 है, उस चीज को यहाँ पर यूज किया गया। तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस एंड सारे टॉपिक्स। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।